देखिए छात्रों, कल मैंने चतुर्थ क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का आपको अध्ययन कराया था और अब मैं आपको आय के चक्रीय प्रवाह में रिसाव तथा अंतःक्षेपण का समावेश का महत्व इस टॉपिक को कराऊंगा। यानी आय के चक्रीय प्रवाह में रिसाव तथा अंतःक्षेपण या समावेश का महत्व। इसके अंतर्गत दो बिंदुओं से हम चर्चा करते हैं और उसमें सबसे पहला आता है, लेकिन सर्वप्रथम हम यह समझते हैं कि आय के चक्रीय प्रवाह में रिसाव तथा अंतःक्षेपण या समावेश का महत्व है क्या। तो देखिए, आय के चक्रीय प्रवाह के संतुलन की स्थिति बनाए रखने में रिसावों यानी विड्रॉवल्स तथा समावेशों का बहुत अधिक महत्व है। इसका अध्ययन करने से पहले व्यवसायियों को वो समावेशों का ज्ञान करना आवश्यक है। अब इसमें जो पॉइंट आता है वह है नंबर 1, आय का रिसाव। आय का रिसाव, आय का रिसाव होता कैसे है। तो देखिए, रिसाव से तात्पर्य वह आय है जिसे बचाकर रख लिया जाता है और आय प्रवाह में वापस नहीं लौटाया जाता है। यहाँ रिसाव का राष्ट्रीय आय पर संकुचनात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा बिंदु इसमें आता है और वह है आय का समावेश। आय का समावेश, देखिए आय का समावेश कैसे होता है। तो यहाँ समझें, आय के समावेश में यानी आय का समावेश आय में होने वाली वृद्धि है जो चक्रीय प्रवाह से बाहर किसी और ढंग द्वारा होती है। समावेश का राष्ट्रीय विस्तारवादी प्रभाव पड़ता है, अर्थात समावेश इज इक्वल टू रिसाव, अर्थात समावेश इज इक्वल टू रिसाव। एक अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए समावेशों का रिसावों के समान होना आवश्यक है। अब बात आती है कि समावेशों और रिसावों के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं। तो देखिए, समावेशों और रिसावों के प्रमुख स्रोत, समावेशों और रिसावों के प्रमुख स्रोत। देखिए, प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं। सबसे पहले द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था आती है। नंबर 1, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। अब द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में रिसाव और समावेश क्या है। तो देखिए, रिसाव और समावेश। देखिए, रिसाव में क्या है, यानी रिसाव इज इक्वल टू और समावेश इज इक्वल टू, रिसाव है बचत,
रिसाव क्या है? बचत यानी सेविंग, और समावेश है निवेश, जिसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब देखिए फिर आती है द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, सॉरी तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। दूसरा पॉइंट आता है तीन क्षेत्रीय, जिसे आप चाहें तो त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। और त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में रिसाव, समावेश, रिसाव त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में बचत प्लस यानी रिसाव इज इक्वल टू बचत प्लस कर, यानी सेविंग प्लस टैक्स। अब देखिए समावेश क्या है, तो समावेश में निवेश प्लस सरकारी व्यय, सरकारी व्यय। देखिए बचत को हम एस बोलते हैं, कर को टी बोलते हैं, एस टी। तो निवेश को हम आई बोलते हैं, सरकारी व्यय को हम जी बोलते हैं। और निवेश प्लस सरकारी व्यय यानी इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इसे अब बात आती है यानी आई प्लस जी, और ये क्या हो गया एस प्लस टी, दो चीजें बन गई यहाँ। अब देखिए त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में भी हमने अध्ययन कर लिया है। अब आते हैं चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। तो देखिए चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में रिसाव और समावेश क्या है यह जानते हैं। तो देखिए चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, थर्ड पॉइंट, चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में रिसाव इक्वल टू समावेश इक्वल टू, तो देखिए रिसाव में क्या है बचत प्लस कर यानी बचत यानी एस प्लस कर यानी टी प्लस आयात यानी एम सेविंग टैक्स इंपोर्ट। अब देखिए समावेश में क्या है, समावेश में है निवेश, निवेश को हम आई बोलते हैं, प्लस सरकारी व्यय, और सरकारी व्यय को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस निर्यात, और निर्यात को हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इस प्रकार चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में साम्य की जो शर्त है
वो यानी साम्य की शर्त। तो देखिए साम्य की शर्त क्या है? साम्य की शर्त है यानी C प्लस S प्लस T प्लस M इजिकल टू C प्लस I प्लस G प्लस X। अब देखिए दोनों ही तरफ C है, यहाँ भी C है और इसमें भी C है। अगर हम C को हटा भी दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा? S प्लस T प्लस M I प्लस G प्लस X, ये बच जाता है। तो यह महत्वपूर्ण आर्थिक समीकरण हैं। सॉरी, यह आय के चक्रीय प्रवाह में रिसाव तथा अंतःक्षेपण का समावेश है। अब बात आती है कि महत्वपूर्ण आर्थिक समानिकाएं या समीकरण यानी आइडेंटिटीज क्या क्या हैं, तो उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। तो अपन इसे समझते हैं। देखिए अब जो पॉइंट है वह है समनिकाएं। देखिए महत्वपूर्ण आर्थिक समनिकाएं या समीकरण। अब देखिए महत्वपूर्ण आर्थिक समीकरण क्या क्या हैं, तो यहाँ समझिए राष्ट्रीय आय से संबंधित महत्वपूर्ण समीकरण। सबसे पहला पॉइंट आएगा राष्ट्रीय आय से संबंधित, यानी राष्ट्रीय आय से संबंधित समीकरण। राष्ट्रीय आय से संबंधित समीकरण, तो इसमें आय के चक्रीय प्रवाह के अध्ययन का महत्व मात्र इतना ही नहीं है कि इससे हमें यह ज्ञात हो जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच मुद्रा व वस्तुओं तथा सेवाओं का पारस्परिक प्रवाह किस प्रकार होता है, बल्कि इससे राष्ट्रीय उत्पाद की विभिन्न धारणाओं के बीच समन्वय या संबंध भी स्पष्ट होता है। राष्ट्रीय उत्पाद से संबंधित महत्वपूर्ण समीकरण इस प्रकार हैं। तो देखिए कौन सी? नंबर 1 द्विक्षेत्रीय, यानी द्विक्षेत्रीय मॉडल, द्विक्षेत्रीय मॉडल की स्थिति में महत्वपूर्ण समीकरण। अब देखिए द्विक्षेत्रीय मॉडल में या द्विक्षेत्रीय मॉडल का अध्ययन, या ये समझें कि द्विक्षेत्रीय मॉडल में अध्ययन किए गए
या अध्ययन किया कि, फिर से एक बार समझें कि द्विक्षेत्रीय मॉडल में अध्ययन किया है कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन या कुल राष्ट्रीय आय यानी वाई को खरीदे गए उत्पादन के विभिन्न घटकों के रूप में लिख सकते हैं। एक उपभोग के लिए मांग या उपभोग व्यय यानी सी और दूसरे विनियोग के लिए आई है। अतः GNP इजिकल टू या Y इजिकल टू C प्लस आई, पहला समीकरण। अब देखिए दूसरी महत्वपूर्ण समीका, यानी इसी में दूसरी महत्वपूर्ण समीका बचत। कौन सी है? बचत। अब देखिए उपभोग तथा राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP अथवा राष्ट्रीय आय के संबंध को फर्मों की आय के रूप में प्राप्त होता है और यह आय विभिन्न साधनों को उत्पादन के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए भुगतान प्राप्त होंगे जो उन सभी की कुल उपभोग आय या व्यय योग्य आय बनेगी। अतः आय के एक भाग का उपभोग किया जाएगा तथा शेष भाग बचा लिया जाएगा। अतः GNP या Y इजिकल टू C प्लस S, ये दूसरा समीकरण बन गया। अब यहाँ इक्वेशन यानी समीकरण, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड यानी दूसरा से क्या निकलता है? निकलता है कि C प्लस आई इजिकल टू Y इजिकल टू C प्लस S, ये तीसरा समीकरण बन जाता है। समीकरण 3 का बायां पक्ष कुल मांग के घटकों को, यानी समीकरण 3 का बायां पक्ष कुल मांग के घटकों को और दायां पक्ष आय के घटकों को या आय के आवंटन को व्यक्त करता है। यह समीकरण व्यक्त करता है कि एक ओर उत्पादित की गई वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य Y, उपभोग C तथा विनियोग I के बराबर है। दूसरी ओर यह आय पक्ष पर व्यक्तिगत उपभोग व्यय यानी C तथा बचत S के बराबर है। समीकरण 3 के दोनों पक्षों से, यानी C यहाँ भी है और C यहाँ भी है, दोनों पक्षों से C को घटा दिया जाए तो हम बचत तथा विनियोग में परस्पर संबंध की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अतः क्या बचेगा, यानी C यहाँ से हटा दिया, C यहाँ से हटा दिया, Y कॉमन है तो I इजिकल टू S, और ये जो समीकरण होगा यह होगा
चौथा समीकरण। अब देखिए, एक द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में विनियोग I और बचत S परस्पर समीकरणाएं हैं जो यह व्यक्त करती हैं कि प्रत्येक बचत की मात्रा के साथ उतने ही मूल्य का विनियोग होता है। अब बात आती है तीन क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण समीकरणाएं। तो देखिए, तीन क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण समीकरणाएं, इसका अध्ययन करते हैं। यहाँ तीन क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण समीकरणाएं। सेकंड, तीन क्षेत्रीय बंद अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण समीकरणाएं। अब देखिए, दो क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से परिवार क्षेत्र, उपभोग यानी C तथा फर्म क्षेत्र विनियोग I पर आश्रित होते हैं। यदि आय के चक्रीय प्रवाह में सरकारी क्षेत्र को सम्मिलित कर लिया जाता है तो हमारा मॉडल तीन क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था बन जाता है। चूंकि इस मॉडल में विदेशी क्षेत्र का अभाव रहता है, इसलिए इसे बंद अर्थव्यवस्था वाला मॉडल भी कहते हैं। सरकार द्वारा जो कर लगाए जाते हैं उनका स्वरूप निकासी की तरह होता है, अतः सरकारी क्षेत्र को सम्मिलित करने पर समीकरण 2 का रूप इस प्रकार का होता है। तो देखिए कैसे, यानी y = C + S + T, और ये समीकरण बन जाता है 5वां। अब देखिए यहाँ यानी वेयर, यहाँ y = वेयर, y = राष्ट्रीय आय, C = उपभोग यानी कंजप्शन, और S = बचत यानी सेविंग, और T = कर यानी टैक्स, सेविंग, कंजप्शन, और नेशनल इनकम। ये चीज़ें हैं। अब सरकार द्वारा जो व्यय किया जाता है वह अर्थव्यवस्था में अंतःक्षेपण यानी इंजेक्शन का कार्य करता है। सरकारी क्षेत्र द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन किया जाता है उसे सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। अतः सरकारी व्यय यानी G को समीकरण 2 में अगर हम रख दें तो क्या होगा, तो देखिए y = C + S C + I + G,
और ये समीकरण होगा छठा। यदि अर्थव्यवस्था में साम्य दशा बनाए रखना है तो देखिए, साम्य की दशा अगर बनाए रखना है तो क्या होगा? साम्य दशा बनाए रखना है तो यदि सरकार अर्थव्यवस्था में साम्य दशा बनाए रखना है तो निकासी अर्थात टी एवं अंतःक्षेपण अर्थात सरकारी व्यय जी की मात्राओं में समानता होनी चाहिए। तो देखिए समानता कैसे होगी, यानी सी प्लस एस प्लस टी इजिकल टू सी प्लस आई प्लस जी, या अब S प्लस टी, एस प्लस टी क्यों? क्योंकि C यहाँ पर भी है और C यहाँ, यानी दोनों तरफ कॉमन है, तो C को हमने अलग ले लिया। एस टी इजिकल टू आई प्लस जी, आई प्लस जी, ये हमारा 7वां समीकरण है। अब देखिए, यदि सरकार द्वारा जितनी राशि करों यानी टैक्स द्वारा प्राप्त की जाती है वह अनुत्पादक खर्चों में न लगाकर संपूर्ण रूप में सरकार द्वारा व्यय यानी जी कर दी जाती है, तो टी इजिकल टू जी, टी इजिकल टू जी, और ये 8वां समीकरण बनेगा। फिर इससे 3 क्षेत्रों वाली बंद अर्थव्यवस्था में आर्थिक साम्य यानी इक्विलिब्रियम की स्थिति रहेगी, अर्थात बचत एस और विनियोग आई में भी समान होगी। तो बचत और विनियोग में यानी एस इजिकल टू आई, ये दोनों समान हैं, तो ये समीकरण बनेगा 9वां। अब देखिए, यहाँ राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी के संदर्भ में निम्न स्थितियाँ प्राप्त होती हैं। तो वो कौन कौन सी स्थितियाँ प्राप्त होती हैं? तो देखिए, जब एस प्लस टी इजिकल टू आई प्लस जी हो तो संतुलन का बजट होगा, संतुलन का बजट। अब देखिए, यदि S प्लस टी लेस देन आई प्लस जी हो तो बजट कैसा होगा? घाटे का बजट। यानी स्वाभाविक सी बात है, गवर्नमेंट का निवेश और एक्सपेंडिचर दोनों सेविंग और टैक्स से ज़्यादा हैं तो घाटे का बजट होगा। सरकार का सेविंग और टैक्स इन निवेश और एक्सपेंडिचर के बराबर हैं तो संतुलन का बजट होगा। अगर S प्लस टी ग्रेटर देन आई प्लस जी हो तो बजट कैसा होगा? तो बजट होगा बचत का। तब बचत का बजट होगा। क्यों होगा? क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और निवेश सेविंग और टैक्स से
ज़्यादा हैं तो घाटे का बजट है। अगर गवर्नमेंट का सेविंग और टैक्स आई प्लस जी यानी निवेश और एक्सपेंडिचर से कम है तो बचत का बजट होगा। यहाँ यानी लेस देन का मतलब होता है कम और ग्रेटर देन का मतलब होता है अधिक। अब देखिए चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में, अब चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में समीकरण। चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में समीकरण। अब देखिए यहाँ चार क्षेत्रीय जो अर्थव्यवस्था है इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी शामिल कर लेते हैं और इसे खुली अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। तो देखिए चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल में विदेशी क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए एक खुली अर्थव्यवस्था में अन्य समीकरणों का व्युत्पादन यानी निर्माण कर सकते हैं। चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का स्वरूप y = C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, और ये समीकरण होगा 10वां। अब देखिए यहाँ y = राष्ट्रीय आय, C = कंजप्शन, I = निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, G = गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी सरकारी व्यय, प्लस X यानी आयात एक्सपोर्ट, माइनस M X निर्यात जिसे एक्सपोर्ट बोलते हैं, माइनस M आयात जिसे इंपोर्ट बोलते हैं, और y = राष्ट्रीय आय है, C = कंजप्शन है, और इस प्रकार शुद्ध विदेशी निवेश जो धनात्मक यानी प्लस और ऋणात्मक यानी माइनस दोनों हो सकता है। जब देश का निर्यात X अधिक होता है या X अधिक और आयात M कम हो तो अनुकूल व्यापार संतुलन की दशाएं प्लस X प्लस M यानी X प्लस M होंगे। जब देश का निर्यात X और आयात M अधिक होते हैं तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन की दशा में माइनस X माइनस M होगा। निर्यात X होने से देश को जो आय प्राप्त होती है वह राष्ट्रीय आय में अंतःक्षेपण समान है। अतः y = C प्लस I प्लस G प्लस X यानी ये 11वां समीकरण। यहाँ सेम
वाई राष्ट्रीय आय, सी कंजप्शन, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट यानी निर्यात, और देश में आयात एम किए जाते हैं वे राष्ट्रीय आय में निकासी के समान होता है। भुगतान विदेशों को किए जाते हैं वे भी राष्ट्रीय आय का भाग होते हैं। इसमें सरकार द्वारा लगाए गए कर का भी समावेश होता है। इसे सम्मिलित करने पर राष्ट्रीय आय का जो स्वरूप है वह होता है y = C+S+G+M, और ये है 12वां समीकरण। वेयर y = राष्ट्रीय आय, C = कंजप्शन, S = सेविंग यानी बचत, G = गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी सरकारी व्यय, प्लस M इम्पोर्ट यानी आयात। अब अतः C+S+T+M = S+I+G+X, या S+T, चूंकि S+T+M = I+G+X, और ये समीकरण है 13वां। अर्थात अर्थव्यवस्था में समष्टि आर्थिक साम्य बनाए रखने के लिए चक्रीय प्रवाह में अंतःक्षेपण होते हैं, वे निकासी के बराबर होने चाहिए। अब इसके बाद समझते हैं चक्रीय आय प्रवाहों का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ सर्कुलर इनकम फ्लो। तो यहाँ देखिए आर्थिक विश्लेषण के दृष्टिकोण से चक्रीय आय प्रवाह बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। वो कैसे होते हैं देखिए, चक्रीय आय प्रवाह नंबर 1 राष्ट्रीय आय का अनुमान। नंबर 1 राष्ट्रीय आय का अनुमान। अब देखिए कैसे अनुमान, तो यहाँ देश की राष्ट्रीय आय मालूम करने में मुद्रा प्रवाह का अध्ययन बहुत ही उपयोगी है। अगर हम ये करते हैं तो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आता है अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली का ज्ञान। दूसरा अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली का ज्ञान। अब देखिए इसके द्वारा हमें यह मालूम हो जाता है कि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। तीसरा बिंदु इसमें आता है मौद्रिक नीति का महत्व। अब देखिए चक्रीय आय प्रवाह अर्थव्यवस्था में बचत तथा विनियोग की समानता लाने के दृष्टिकोण से मौद्रिक नीति के महत्व को स्पष्ट करती है।
चौथा बिंदु इसमें आता है राजकोषीय नीति का महत्व। और राजकोषीय नीति में यानी चक्रीय आय प्रवाहों के अध्ययन के द्वारा अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से राजकोषीय नीति का महत्व स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद पांचवा बिंदु आता है असंतुलन की समस्याओं का अध्ययन। तो देखिए, चक्रीय आय प्रवाहों के द्वारा असंतुलनों के कारणों तथा उनको दूर करने के उपायों का अध्ययन किया जाता है। छठा पॉइंट इसमें आता है आय व रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन। मुद्रा प्रवाह को प्रभावित करने वाले तत्वों को ध्यान में रखकर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जे.एम. कीन्स ने नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसे आय व रोजगार का सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत समष्टिगत अर्थशास्त्र का प्रमुख अंग है। इसके बाद सातवां बिंदु आता है, वह है अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीतियों का आधार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीतियों का आधार और चक्रीय आय प्रवाहों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय आय में से आयात रिसाव है, क्योंकि आयातों का भुगतान अन्य देशों की आय है। आयातों को कम करने की दृष्टि से सरकार पर्याप्त को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सरकार निर्यात को प्रोत्साहित करने की नीति को अपनाती है। इसके बाद आठवां बिंदु आता है उत्पादन, आय तथा व्यय की गहरी समानता। आय के और इसके अंतर्गत आय के चक्रीय प्रवाह से स्पष्ट होता है कि उत्पादन, आय तथा व्यय उत्पादन प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को प्रकट करने के विभिन्न रूप हैं। इस प्रकार चक्रीय प्रवाह से ज्ञात होता है कि उत्पादन इक्वल टू आय इक्वल टू व्यय। फिर इसके बाद नौवां बिंदु आता है अन्य महत्व। और अन्य महत्वों के अंतर्गत तीन बिंदु हैं। चक्रीय प्रवाह के विश्लेषण से हम राष्ट्रीय उत्पाद तथा उससे संबंधित अनेक समग्र धारणाओं जैसे जीडीपी, जीएमपी, एनएनपी, एनआई आदि तथा उनके बीच संबंध का विश्लेषण अधिक सरलतापूर्वक कर सकते हैं। दूसरा बिंदु है चक्रीय प्रवाह के विश्लेषण के आधार पर हम राष्ट्रीय आय समीकरणें विकसित कर पाते हैं तथा समीकरण के आधार पर हम आर्थिक मॉडलों का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा बिंदु इसमें आता है एक खुली अर्थव्यवस्था में विदेशी क्षेत्र से शुद्ध प्रवाह अर्थव्यवस्था की विदेशी विनिमय की स्थिति पर प्रकाश डालता है। इसके बाद अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि आपके जो भी क्वेश्चन हैं उनका मैं आंसर दे सकूं। धन्यवाद।